2024 के चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही घंटे का इंतजार बाकी है। न्यूज नेशन के सर्वे में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने का अनुमान है और पीएम मोदी की हैट्रिक तय मानी जा रही है। न्यूज नेशन पर आपने इस चुनावी महाभारत की सबसे बड़ी और व्यापक कवरेज देखी। देश भर में हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड पर जाकर चुनावी समीकरणों को देखा, समझा और उन्हें आप तक पहुंचाया। अब बारी है नतीजों की। पूरे चुनाव को कवर करने वाले रिपोर्टर्स आज आपको बताएंगे कि देश के किस हिस्से में किस पार्टी या गठबंधन की लहर है, मतदाता किसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगे। इस खास कार्यक्रम में हम आपको न्यूज नेशन के 6 संवाददाताओं की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। तो देखिए जीत हार की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी। राजस्थान की 5 करोड़ आवाम को इंतजार है लोकसभा चुनाव के परिणाम का। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से क्या भाजपा 25 की 25 हासिल कर पाएगी या कांग्रेस का जो दावा है कि इस बार वो खाता भी खोलेंगे और कम से कम 5 से 6 सीट हासिल भी करेंगे। न्यूज़ नेशन के सर्वे की बात करें तो राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पे भरोसा तो जताया है, लेकिन गठबंधन की जो सीटें हैं वहाँ पर भाजपा कुछ कमज़ोर दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस इस बार अपना खाता खोल भी सकती है और कुछ जगह पे कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है, यानी कि भाजपा कुछ सीटों पे कमज़ोर नज़र आ सकती है। बहरहाल 2014 के चुनाव की बात करें, 2019 के चुनावों की बात करें तो बैक टू बैक लगातार भाजपा ने क्लीन स्वीप किया और 10 सालों तक कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। लेकिन क्या कारण है कि इस बार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो खाता भी खोलेंगे और कम से कम 5 से 6 सीट हासिल भी करेंगे। सबसे बड़े कारण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का वोटिंग परसेंटेज। इस बार लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें मतदान के अंदर एक वोटिंग परसेंटेज का एक बड़ा फॉल दिखाई दिया, यानी कि मतदान का प्रतिशत गिरा। राजस्थान में ये आकलन किया जाता है, ये माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस ये मानती है कि वोटिंग परसेंटेज अगर गिर जाता है तो वो संभावित तौर पे उनके पक्ष में जाता है। भाजपा की जहाँ तक बात करते हैं तो ये समीकरण है कि वोटिंग परसेंटेज अगर ऊपर जाता है, हाई जाता है, तो वो सीधे तौर पर भाजपा के पक्ष में जाता है। एक कारण ये भी राजस्थान में माना जा रहा है। लेकिन स्थानीय मुद्दे यहाँ बहुत ज़्यादा थे, जातिगत मुद्दे यहाँ बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से हावी रहे। दौसा की बात करें, झुंझुनू की बात करें, सीकर की बात करें, बाड़मेर जैसलमेर की बात करें, चूरू की बात करें, ये वो सीट है जहाँ पर कांग्रेस अपनी जीत के बड़े दावे कर रही है। कारण है स्थानीय मुद्दे। बहरहाल ये कल स्पष्ट होगा कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से जो परिणाम है वो किस तरीके के आएंगे। न्यूज़ नेशन के सर्वे की बात करते हैं तो राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उन पर भरोसा जताया है, लेकिन भाजपा को कुछ सीटों पर नुकसान भी हो सकता है। किसकी शिवसेना असली है, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की? किसकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असली है, शरद पवार की या अजित पवार की? इस मुद्दे के ऊपर महाराष्ट्र के 48 सीटों पर चुनाव प्रचार हुआ और लोगों ने अपना मतदान भी किया है। साथ ही साथ पश्चिम महाराष्ट्र जो है वहाँ गन्ने के किसान जो है अपना मुद्दा लेकर वोटिंग में उतरे थे। विदर्भ जो है, विदर्भ में सोयाबीन और कपास के दाम नहीं मिल रहे, इसी को लेकर काफ़ी चर्चा रही। मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण जो है उस मुद्दे के ऊपर चुनाव प्रचार हुआ और इस मुद्दे के ऊपर लोगों ने अपना मत जो है मतपेटी में डाला है। मुंबई में उद्धव ठाकरे को जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के कुर्सी से उठाया गया और उसी के ऊपर मुंबई में चर्चा रही। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने जिस प्रकार का बर्ताव किया है उसी को लेकर एक चर्चा रही और उसी मुद्दे को लेकर मतदाताओं ने अपना मत जो है मतपेटी में डाला है। और एक अहम मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में था और चुनाव प्रचार के साथ साथ एनडीए को टक्कर दे रहा था, वो मुद्दा था शरद पवार और उद्धव ठाकरे। ये दोनों मिलकर भाजपा यानी एनडीए अलायंस को काफ़ी घेर रहे थे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने सीधे तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं, बीजेपी इस प्रकार का आरोप किया था। तीसरा एक बहुत अहम मुद्दा था मुंबई और ठाणे, कल्याण, इस मतदार क्षेत्र में जो उत्तर भारतीय जो है वो राम मंदिर के मुद्दे पर अपना मत जो है एनडीए को देते हैं या महाविकास आघाड़ी को, ये देखना होगा। साथ ही साथ इस 48 के सीटों में एनडीए ने 45 प्लस का जो टारगेट रखा था वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। महाविकास आघाड़ी को बीड़
नगर, उसके साथ नासिक और कई सारी सीटों के ऊपर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अशोक चौहान जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका फायदा एनडीए को होता हुआ नहीं नजर आ रहा। वहाँ वसंतराव चव्हाण, नांदेड़ की सीट पर वसंतराव चव्हाण ये आगे चलने की आकांक्षा बताई जा रही है। एनडीए में अजित पवार शामिल हुए, लेकिन एनडीए में अजित पवार शामिल होने के बाद अजित पवार का फायदा एनडीए यानी भाजपा को होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा में जो बारामती की सीट अजित पवार लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी जो है सुनेत्रा पवार बारामती से चुनाव लड़ रही है। उनके सामने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही है। उन दोनों में से सुप्रिया सुले को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 45+ में से सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी हो सकती है। शिंदे की पार्टी को 4 से 8 जगह मिल सकती है। अजित पवार की पार्टी को 1 जगह मिल सकती है। इस प्रकार का अनुमान जो है महाराष्ट्र के लोग लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 जाने के बाद ये पहला चुनाव था और इस चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी घटना जो है वो यहाँ पर नहीं हुई है, ना ही कोई आतंकी वारदात जो है वो इन चुनावों में हुई। और ख़ास बात जो ये निकल कर आई कि इन चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है वो यहाँ पर हुई और पिछले 3 दशकों का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर वोटिंग में यहाँ पर टूट गया। एक सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो इन चुनावों में सबसे बड़ा चेहरा रहा। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि वह लोकल कैंडिडेट को कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के चेहरे को जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर गरीबों के लिए योजनाएं शुरू की थी, खास तौर पर यहाँ पर जो मुफ्त राशन दिया गया था, लोगों को जो घर मिले, आयुष्मान योजना थी, इन योजनाओं से कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रभावित दिखे। लेकिन ज़रूर यहाँ पर महंगाई और बेरोज़गारी के मुद्दे पर भी लोगों ने यहाँ पर बात की, लेकिन महंगाई और बेरोज़गारी जो थी ये कहीं ना कहीं इन चुनावों में हावी होती हुई हमें यहाँ पर नज़र नहीं आई। और अगर हम जम्मू कश्मीर की 5 सीटों की बात करें तो जो जम्मू की 2 सीटें हैं तो इनमें बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर जीतती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ जो कश्मीर की 2 सीटें हैं उन दोनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं आगे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ज़रूर जो अनंतनाग राजौरी की सीट है जो डिलिमिटेशन के बाद यहाँ पर बनी है, उस सीट पर यहाँ पर जो मुकाबला है ये आप काफ़ी कड़ा दिख रहा है। और बीजेपी के साथ साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी ताकत वहाँ पर झोंकी हुई है। ऐसे में ये सीट जो है वो किसी को भी मिल सकती है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव पूरे देश में विकास के मुद्दे पर लड़ा गया तो पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ा गया। एक छोड़ पर तृणमूल कांग्रेस जो जीतोड़ कोशिश की लोगों तक समझाने की कि केंद्र सरकार किस तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ काम कर रही है, राज्य के लोगों के खिलाफ काम कर रही है, तो दूसरे छोर पर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर पूरी तरह हमलावर होकर लोगों तक पहुंचने की। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल के वोट को समझा जाए तो 2 हिस्सों में पश्चिम बंगाल के वोटों को बांटा जाता है, एक उत्तर बंगाल का वोट और दूसरा दक्षिण बंगाल का वोट। उत्तर बंगाल में पिछले कुछ सालों में तृणमूल कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है और पिछले बार सारे सीट उत्तर बंगाल से बीजेपी के खाते में गया था। और इस ऐसे में चुनौती ये थी तृणमूल कांग्रेस के पास कि उत्तर बंगाल के लोगों तक पहुंचा जाए और वहां वोट बैंक को अपने पक्ष में किया जाए। एक तरफ बीजेपी के ओर से बड़े नेता नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल का लगातार दौरा करते आए हैं और अपनी पूरी ताकत इस बार झोंक दिए थे पश्चिम बंगाल में। तो दूसरे छोर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ही सड़कों पर थे। ममता बनर्जी ने तकरीबन 107 रैलियां की तो दूसरे छोर पर अभिषेक बनर्जी ने 75 रैलियां करते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की और ये समझाने की कोशिश किया कि जो भी भ्रष्टाचार का आरोप उठ रहा है वो कुछ लोग और कुछ नेताओं के पक्ष में है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को इसके लिए
जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन एग्जिट पोल की माने तो जिस तरीके से रुझान दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में, ये साफ है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। दूसरे छोर पर एग्जिट पोल के इन नतीजों को लेकर तृणमूल कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती है। अब देखना ये होगा कि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो बीजेपी की हालत क्या होती है पश्चिम बंगाल में, और तृणमूल कांग्रेस क्या अपनी खोई ज़मीन को पाने में कुछ हद तक सफलता उन्हें मिलती है या नहीं। दो 2024 लोकसभा चुनाव पंजाब में दिलचस्प रहा है। 4 पार्टियों के इर्द गिर्द जो है ये 2024 का लोकसभा का चुनाव रहा। अकाली दल और भाजपा जो कभी साथ होकर चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार अलग अलग उन्होंने चुनाव लड़ा है। वहीं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब से बाहर तो वो एक साथ दिखे, लेकिन पंजाब में भी उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा। और अगर इस बात लहर की बात करें तो पंजाब में जिस तरह से सभी पार्टियां ये दावा कर रही थी कि उनकी लहर पंजाब में है। अगर सबसे पहले हम भाजपा की यहाँ पर बात करें तो भाजपा के बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां पंजाब में की हैं और काफ़ी भीड़ इन रैलियों में देखने को मिली है। और जिस तरह से जो शहरी वोटर है वो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर दिखता हुआ नज़र भी आया। लेकिन चुनाव अब के परिणाम क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं पर शिरोमणि अकाली दल जो हमेशा भाजपा के साथ लड़ती थी और कई सीटों पर जीत दर्ज करती थी, लेकिन इस बार भाजपा और शिरोमणि अकाली दल जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और उसका नफ़ा और नुकसान जो है वो दोनों को उठाना पड़ेगा। वहीं पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, जो न्यूज़ नेशन का जो सर्वे आया है उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा सीटें जीती हुई आम आदमी पार्टी पंजाब में नज़र आ रही है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से 2019 के चुनावों में कई सीटें जीतने में कामयाब रही थी, उसमें उनकी सरकार सत्ता में थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री होते थे, तो कहीं ना कहीं कई सीटें जीतने में जो है वो कामयाब रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू भी अभी बाहर हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो कैंपेनिंग की है ना ही कोई रैलियों में हिस्सा लिया है। यानी कि बड़े नेता जो हैं वो एकजुट कांग्रेस के दिखाई नहीं देते हैं। शायद इसी का घाटा जो है वो कांग्रेस को इन चुनावों में उठाना पड़ रहा है। अब रिजल्ट का इंतज़ार है, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ नेशन का जो सर्वे आया है उसमें लगभग जो है आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटें पंजाब में जीतती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण का किला फतह करने के लिए इस बार जी तोड़ मेहनत की और उन्हें कामयाबी मिलती दिख रही है, क्योंकि न्यूज़ नेशन के सर्वे में दक्षिण भारत में बीजेपी ने न केवल अपना वोट शेयर बढ़ाया है बल्कि सीटों में भी इजाफा हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, क्योंकि इस बार अगर कोई राज्य सुर्खियों में रहा तो वो है तमिलनाडु। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार किया, कई रैलीज की, कई जगह पर लोगों से मिले और उसका नतीजा साफ दिख रहा है। न्यूज़ नेशन की सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी तमिलनाडु में अपना खाता खोल रही है। 1 से 2 सीटों पर जो है बीजेपी जीत हासिल कर सकती है और साथ ही साथ वोट शेयर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी खास वजह है AIADMK जो है अब कमज़ोर हो गया है तमिलनाडु में और उसका वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। साथ ही बात करते हैं तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल में। हालांकि केरल में न्यूज़ नेशन सर्वे के मुताबिक बीजेपी को शायद सीट नहीं मिल सकती है, लेकिन वोट शेयर उनका काफ़ी बढ़ गया है पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले में। और राजीव चंद्रशेखर और त्रिशूर से सुरेश गोपी ने काफ़ी अच्छी फाइट दी है। क्लोज कॉन्टेस्ट होगा ये इन दोनों सीटों पर। बात करते हैं तेलंगाना की, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ये नंबर 8 से 9 तक पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरह से BRS कमज़ोर पड़ गई है विधानसभा चुनाव के बाद और उसका सीधा फ़ायदा जो है बीजेपी को देखने को मिल रहा है। लगातार वहां पर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कैंपेन करते दिखे और कहीं ना कहीं लोग अब बीजेपी की तरफ तेलंगाना में होते
जा रहे हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार न्यूज़ नेशन सर्वे में बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है और वोट शेयर भी बढ़ सकता है। जिस तरह से बीजेपी ने अलायंस किया था टीडीपी के साथ आंध्र प्रदेश में, उसका फ़ायदा भी साफ देखने को मिल रहा है और जगन रेड्डी काफ़ी कमज़ोर होते दिख रहे हैं। अगर हम बात करें कर्नाटका की, जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, इस बार जो है थोड़ा बहुत नुकसान यहां पर बीजेपी को हो रहा है। न्यूज़ नेशन की सर्वे के मुताबिक कर्नाटका में बीजेपी को 18 सीटें मिल सकती है, लेकिन वोट शेयर जो है लगभग पिछले लोकसभा चुनाव के ही तरह रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान जो है बीजेपी को देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल दक्षिण भारत की बात करें, जो ज़मीनी हकीकत हमने देखी, वहाँ पर लोकप्रियता जो है प्रधानमंत्री मोदी की वो बढ़ रही है। दक्षिण भारत के हर राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेनिंग की और उसी का नतीजा ये है कि दक्षिण भारत में इस बार जो है बीजेपी की सीटों में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ जो है वोट शेयर भी बढ़ रहा है।